अच्छा, तो आज का जो हमारा एजेंडा है ना, इस बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से आपके एमसीक्यूज भी आते हैं और एससीक्यूज भी आ सकते हैं। दोज आर गाउट एंड सूडो गाउट। ठीक है, कल मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं कल लेक्चर पूरा बना नहीं सका, तो आज का लेक्चर रिलेटिवली छोटा होगा और तुम लोग जल्दी फारिग हो जाओगे। एंड टुमारो वी आर गोइंग टू बी फिनिश्ड विद रूमेटोलॉजी। हम सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस और एसएलई को कल जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जो उसके बाद एक और टॉपिक है, क्या कहते हैं, शॉगरेन सिंड्रोम, उसको करेंगे। और जो बाकी वेस्कुलाइटिस है ना, वैगनर्स और चग स्ट्रॉस और पॉलीएंजियाइटिस और पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका और हिनोक्सिनोनिन परपरा, ये जो डिजीजेस है ना, इनका मसला ये है कि दीज आर वन पेज डिजीजेस। इनसे कभी तुम्हें एससीक्यू नहीं आता, यूजुअली नहीं आता, आज तक आया भी नहीं है, और इनकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं है, आपने बस स्टीरॉइड्स देने हैं। तो बाकी चीजें तुम लोग पढ़कर आ चुके हो, तो हम इनको ऊपर ऊपर से सिर्फ टच करेंगे, इनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, जो एमसीक्यूज में हेल्प करेंगी, इन टॉपिक्स पे हम सिर्फ वो करेंगे। वी डोंट नीड टू डिस्कस देम इन डिटेल। खुद पढ़ लेना डिटेल में, क्योंकि ये एमसीक्यूज इनमें से बहुत आते हैं, मगर दे आर नॉट दैट न्यू टू यू। और तुम लोगों ने लास्ट ईयर वेस्कुलाइटिस बहुत डिटेल में पढ़े थे, पूरा चैप्टर था पैथोमा के अंदर भी और डेविड उसके अंदर, रॉबिन्स के अंदर भी, तो उसमें से तुम्हारा काफी ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, ग्लोबस हिस्टेरिकस has joined us. Very good, Globus Hystericus. Thank you for coming today. तो आज की जो कोट है, द शो मस्ट गो ऑन, इज बिकॉज के कल मैंने छोटा लेक्चर इसलिए बनाया था बिकॉज मेरी गली में किसी बिल्ली को कोई गाड़ी मार के चली गई थी और वो रो रही थी, एंड आई वाज फीलिंग रियली बैड अबाउट इट। व्हाट आई डिसाइडेड वाज के बिकॉज शी वाज गोइंग टू ऑब्वियसली डाई, तो आई डिसाइडेड कि लेट्स जस्ट स्पेंड टाइम विद द कैट, बिकॉज वो काफी बुरी सिचुएशन में थी। एंड देन आई केप्ट लाइंग विद हर, उसको मैं अपने रूम में ले आया था। I was just trying to comfort her to let her pass आराम से, सुकून से, which was inevitable क्योंकि वो बहुत damage हो गई थी बेचारी। The cat died. The cat died because I knew it she would die because that was a very strong thing that was happening. But the idea was कि अगर वो मर रही है तो फिर उसको अकेला बंदा ना छोड़े तो बेहतर है। So I just brought her up in my room और फिर मैं उसके साथ पड़ा रहा काफी देर। I just lie down on the floor और वो उसको मैंने टॉवल में लिटाया हुआ था। And it was very, क्या कहते हैं, इमोशनल शिट फॉर मी, बिकॉज द थिंग इज के लूजिंग अ लाइफ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और पता है जो ट्रांजिशन होती है ना, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर द पर्सन हु इज लूजिंग हिज सोल और द एनिमल हु इज लूजिंग देयर सोल। ठीक है। और था क्या कि फिर इवेंचुअली ये हुआ कि वो मर गई अपने, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं तुम लोगों का लेक्चर बनाता, तो इसलिए आज का लेक्चर छोटा है और हम कल इसको खत्म करेंगे, वरना ऑब्वियसली कल का लेक्चर छोटा होता। तो आज का लेक्चर छोटा है, बट व्हाट आई रियलाइज्ड फ्रॉम दैट, व्हाटएवर वाज हैपनिंग वाज दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस, लाइफ गोज ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। मैंने सोचा कि मैं लेक्चर नहीं बनाता क्योंकि इट वाज अ वेरी बैड डे, बट देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज गोइंग टू हैपन एवरी डे इन द फ्यूचर, सो आई हैव टू डिसाइड टुडे कि whether I'm going to pick myself up or whether I'm going to sit down and cry about it. So I made the lecture and gave the lecture, and today I'm here to give the lecture again because the show must go on. चलो लेट्स डू दिस। आज के जो टॉपिक्स हैं वो बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे, दोज आर मेजरली, एक तो स्काउट एंड सूडो गाउट। वी नो दीज टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, फिर गाउट और सूडो गाउट आते हैं आपके, बिकॉज इनसे 3 दफा एससीक्यूज आ चुके हैं। सूडो गाउट से यूजुअली आते हैं एमसीक्यूज, और उसकी एमसीक्यूज की जो करने का तरीका है ना, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आज कि हाउ यू फाइंड आउट कि सूडो गाउट का पेशेंट क्यों है वो और कैसे है। एक पास्ट एमसीक्यू भी करेंगे, सही है। तो लेट्स बिगिन। बिफोर वी बिगिन आई एम गोइंग टू जस्ट लाइक टू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ दीज डिजीजेस के सूडो गाउट और गाउट के बीच में फर्क क्या होता है। ठीक है, फर्क ये होता है कि जो गाउट है उसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनते हैं, और जो सूडो गाउट है उसमें कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स बनते हैं। वी ऑल नो दिस क्योंकि तुमने पैथोलॉजी में पढ़ा हुआ है। एक में नीडल लाइक होते हैं, एक में रोम्बॉइड होते हैं। बाय रेफ्रिजरेंट्स को चेक किया जाए, बाय रेफ्रिजरेंट्स को, तो गाउट में नेगेटिव होती है और सूडो गाउट में वीकली पॉजिटिव होती है। अब कॉमन जॉइंट्स कौन से हैं? दिस इज द पॉइंट दैट इज गोइंग टू कम इन योर एससीक्यूज एंड एमसीक्यूज। दे आर गोइंग टू टेल यू अबाउट द कॉमन जॉइंट। द मोस्ट कॉमन जॉइंट इन केस ऑफ गाउट इज फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, जो अंगूठे को कहते हैं, और सूडो गाउट में नी होता है। रेडियोग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके रेडियोग्राफ्स आती नहीं है, मगर इनकी तुम देख लो कि गाउट की रेड पाइट इरोजन्स होती हैं, और सूडो गाउट में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस, दैट अकर्स। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एनसेड एनसेड लिखी है, मगर आई वांट यू टू नॉट रिमेंबर दिस। ट्रीटमेंट में कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देयर इज डिफरेंस इन ट्रीटमेंट एंड देयर आर डिफरेंस इन न्यू गाइडलाइंस जो तुम्हारी 23rd एडिशन ऑफ डेविडसन में लिखी हुई हैं।
ठीक है, विच आर डिफरेंट फ्रॉम कैपलन एंड स्टेपर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स गो ऑन। अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में और ऐड करेंगे कि इनकी एज रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, जो दो चीजें हम करेंगे ना बेसिकली इसमें, एज और क्लिनिकल फीचर्स। एज में गाउट ना आमतौर पे 40 इयर्स के पेशेंट के ऊपर आती है, गुड कोरिलेशन विद यूरेसीमिया, हाइपर यूरेसीमिया। लेकिन जो सूडो गाउट है वो काफी ज्यादा एल्डरली पेशेंट में आएगी आमतौर पे। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में वही होगा कि गाउट के जो जॉइंट पेन होगा, इट इज मच मोर सवेयर कंपेयर टू अ पर्सन विद सूडो गाउट। स्वेलिंग और जॉइंट पेन दोनों में होगी, दोनों प्रेजेंट एक ही तरह से करेंगे। और काफी दफा ये होता है कि आपका पेशेंट सूडो गाउट या गाउट के साथ प्रेजेंट करता है, क्योंकि गाउट कैन आल्सो occur in knee, ऑल्दो वो एमटीपी में ज्यादा होती है, मगर वो नी में भी हो सकती है। ठीक है, तो द बेस्ट वे टू कंफर्म योर डायग्नोसिस इज कि आप क्रिस्टल्स की शेप देख लो, क्योंकि क्लिनिकली दोनों पेशेंट्स एक ही तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बट रिमेंबर कि एक में सीपीपीडी क्रिस्टल्स हैं और एक में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, विच इज गोइंग टू हेल्प यू डू योर एससीक्यूज। कि एक पेशेंट जो गाउटी आर्थराइटिस के साथ आएगा, उसको तुम लोग बाकी जो दो इंपॉर्टेंट डिजीजेस जिनसे एससीक्यू आते हैं, रूमेटाइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन दोनों डिजीजेस से इनके अंदर क्या डिफरेंस आएगा, हाउ विल यू सी कि किस तरह डिफरेंट है। अब जो ऑनसेट होता है ना गाउटी आर्थराइटिस का, वो रिलेटिवली सडन होता है। पेशेंट कहेगा कि मैं एक दिन रात को आया था और ना मेरी रात को एकदम से बहुत ज्यादा शदीद किस्म का घुटने में पेन शुरू हो गया और मैं आज के दिन ही आ गया हूँ सुबह अस्पताल। लेकिन जो रूमेटाइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला पेशेंट होगा, वो कहेगा कि मुझे लंबा अरसे का दर्द हो रहा था, कोई 2-3 हफ्ते या फिर 4 हफ्ते से मुझे दर्द हो रहा था। ठीक है, या फिर रूमेटाइड आर्थराइटिस का जो था कि 6 वीक्स वाली बात। ठीक है, तो उसकी प्रेजेंटेशन ज्यादा लंबी होती है। गाउटी वाला बंदा जब आएगा तो ही इज गोइंग टू प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल, क्या कहते हैं, हिस्ट्री। सही है, कॉमन लोकेशन हमें पता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस वेट बेरिंग जॉइंट में होता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस हैंड में पीआईपी और एमसीपी पे होता है, डीआईपी पे रूमेटाइड आर्थराइटिस नहीं होता। डीआईपी और पीआईपी पे अगर दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ जाओ। गाउटी आर्थराइटिस ग्रेड टो की प्रीडायलेक्शन ज्यादा है, रिमेंबर दिस, गाउटी ग्रेड टो पे आएगा। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑस्टियो में नहीं होती, ये हमें अच्छी तरह से पता है, लेकिन रूमेटाइड में होती है और गाउटी आर्थराइटिस में भी होती है। रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स को छोड़ दो, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस और सबकॉन्ड्रल सिस्ट बन रही थी। ठीक है, तो उसके अलावा जो चीजें हमें डिस्कस करनी है वो है लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, जिसमें आपको हमेशा गाउटी आर्थराइटिस के अंदर क्रिस्टल्स मिलेंगे, चाहे वो आपका सुडोगाउट है या गाउट है, आपको क्रिस्टल जरूर मिलेंगे। और दैट इज द प्लेस व्हेन यू रूल आउट कि पेशेंट को गाउटी आर्थराइटिस है। ठीक है, अदर फीचर्स में जो इस पे इंपॉर्टेंट चीज है, रूमेटाइड आर्थराइटिस के एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं बहुत सारे, वो हमें पता है। ऑस्टियो में हेबर्डन और बूचार्ड्स नोड्स होते हैं। गाउटी आर्थराइटिस में टोफाई बनते हैं और पोडेग्रा बनता है और नेफ्रोलिथियासिस होती है। ये हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर अब हमें पता लग गया है कि हमारे पास क्वेश्चन आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस या गाउटी आर्थराइटिस का, तो वी नो हाउ टू डिफरेंशिएट द पेशेंट। हमें पेशेंट के डिफरेंसेस पता है और हम आराम से कर सकते हैं इसके बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसकी क्लिनिकल इवैल्यूएशन जो हमने डिस्कस की थी पहले लेक्चर में, उसका मुझे एक बहुत अच्छा टेबल मिला है, विच इज इन, क्या कहते हैं, स्टेप अप। तो दिस इज द स्टेप्स यू आर गोइंग टू गो इन ऑर्डर टू रीच टुवर्ड्स गाउटी आर्थराइटिस। आमतौर पे वो मोनो आर्टिकुलर होता है, आमतौर पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो पेशेंट आता है। डब्ल्यूबीसी काउंट उसमें ज्यादा होगा 5000 से, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड भेजोगे ना आप, मोनो आर्टिकुलर पेन के साथ पेशेंट आया, जब उसमें से डब्ल्यूबीसी निकलेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो इन्फ्लेमेटरी है। फिर आप उसका क्या करोगे, 3 C's, सेल्स, क्रिस्टल्स एंड कल्चर, और साथ में ग्राम स्टेन भी करा लोगे। 3 C's एंड 1 G आपने सैनोवियल फ्लूइड में करा लिया। ठीक है, पॉजिटिव कल्चर आया, आपने कहा सेप्टिक आर्थराइटिस है। नेगेटिव कल्चर आया तो क्या किया, नेगेटिव कल्चर आया तो आपने सोचा कि शायद इसको रूमेटाइड आर्थराइटिस अर्ली हो, अभी मोनो की तरह प्रेजेंट कर रहा हो, या इसको सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थरोपैथी है नेगेटिव कल्चर में। लेकिन अगर तुम्हें क्रिस्टल्स मिलते हैं, क्रिस्टल्स अगर साइनोवियल फ्लूइड में मिल गए, then you suddenly change everything in your course of diagnosis and go suddenly for gout and pseudogout. Simple as that. गाउट और सूडोगाउट में क्रिस्टल्स का जिक्र हमेशा होगा क्वेश्चन के अंदर। अगर नहीं हुआ तो वो हिस्ट्री की तरह तुम्हें पता लग जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां तक सबको समझ आ गई? से यस। जवेरिया को समझ आ गई, ग्लोबस स्टैरिकस को समझ आ गई, अमीन तुम्हें समझ आ रही है? थैंक यू।
स्टे एट होम तुम्हें समझ आ रही है, बुरहान को समझ आ गई, वेरी गुड। मिशाल दाऊद गुड। हुआवे स्टे एट होम, शुमाइला गुड, बस ठीक है, परफेक्टली फाइन। किसी के कोई क्वेश्चन है तो मुझसे बीच में पूछ लेना अभी। आगे चलते हैं, लेट्स गो ऑन। नाउ कमिंग टू गाउट, अगर हम गाउट को इंडिविजुअली एज अ डिजीज देखें तो इसमें हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, ठीक है। गाउट एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, वो हमें पता चल चुका है ऑलरेडी, वी नो कि इट्स एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अक्यूट में ये मोनोआर्थराइटिस के तौर पे करेगी, क्रॉनिक में ये पॉलीआर्थराइटिस की तरफ जा सकती है। यूरेट क्रिस्टल्स बने हुए होंगे जॉइंट्स के अंदर, हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड होगा। मिडिल एज मैन होगा, 35 और 45 के दरमियान उसकी एज होगी। विमेन में आमतौर पे नहीं करता ये प्रेजेंट, और आमतौर पे अगर करता है तो आफ्टर मेनोपॉज करता है। इसका मतलब है कि विमेन इन रिप्रोडक्टिव एजेस आर प्रोटेक्टिव एंड हैव आर प्रोटेक्टिव अगेंस्ट गाउट, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एजेस में वुमेन में नहीं कर होता प्रेजेंट। तो आमतौर पे एक मिडिल एज मैन आएगा जो कहेगा कि मेरे अंगूठे में रातों रात एकदम से बहुत शदीद दर्द होगी, और ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और इतनी खतरनाक पेन है कि मुझे समझ नहीं आ रही। तो आपका शक जाना चाहिए गाउट की तरफ, और इसको कंफर्म कैसे करोगे? जॉइंट एस्पिरेशन लोगे, क्रिस्टल्स देखोगे, यू बी लाइक ओके, इसको तो है ही है। सही है। अब हाइपरयूरिसीमिया को क्या कहते हैं हम? हाइपरयूरिसीमिया में बेसिकली ये होता है कि प्लाज्मा यूरेट लेवल अगर 7.7 mg पर डेसीलीटर से अगर ज्यादा हो जाए ना, तो फिर आपको बेसिकली हाइपरयूरिसीमिया होता है पेशेंट को, ठीक है। और यूरिक एसिड लेवल्स अबव 2 स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह और इस तरह के लेवल्स में होता है। सही है, यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा इस यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो रिस्क फैक्टर्स गाउट के ना, दे आर वेरी स्पेसिफिक, जो यूएचएस तुम लोगों से पूछेगा। दीज आर सम स्पेसिफिक पॉइंट्स व्हिच यूएचएस इज गोइंग टू आस्क यू ओवर एंड ओवर अगेन। हाइपरयूरेसीमिया और गाउट में व्हेन एवर ही गिव्स यू क्वेश्चंस, तो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो रेड में है ना, खासतौर पे इनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन बनाता है। या तो वो कहेगा कि पेशेंट की हिस्ट्री थी जिसमें उसका अल्कोहल इनटेक बहुत ज्यादा था, ठीक है, अल्कोहल इनटेक बहुत ज्यादा था। और दूसरा, अगर हम ड्रग्स की बात करें तो थायाजाइड और लूप डायोरेटिक्स जो थी ना, जैसे कि पेशेंट की आ जाएगी हिस्ट्री की उसने हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड ली थी, या उसने कोई लूप डायोरेटिक ली थी, ठीक है, या उसने एंटी टीबी ड्रग ली थी जिसको कहते हैं पायरासिनामाइड, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बुक्स में लिखा है कि पायरासिनामाइड और एथेम्ब्यूटॉल दोनों कराती हैं गाउट, विच इज ट्रू, मगर ऑलवेज रिमेंबर कि पायरासिनामाइड का चांस ऑफ कॉजिंग गाउट इज मच मोर एज कम्पेयर टू एथेम्ब्यूटॉल, ठीक है। एथेम्ब्यूटॉल फ्लक्चुएशंस लेकर आती है यूरिक एसिड लेवल में, जिसकी वजह से गाउट होती है। पायरासिनामाइड एग्जैक्ट हाइपरयूरेसीमिया कॉज करती है, जिसकी वजह से गाउट होती है पेशेंट को, ठीक है। तो पायरासिनामाइड इज मोर क्या कहते हैं, नोटोरियस इन कॉजिंग गाउट कंपेयर टू एथेम्ब्यूटॉल। एथेम्ब्यूटॉल भी कॉज करती है टीबी ड्रग्स में। इंक्रीज इनटेक में रेड मीट का वो पूछता है। इंक्रीज प्रोडक्शन की अगर वो बात करें तो एक सिंड्रोम होता है लीश-नेहान सिंड्रोम, जिसमें एचपीआरटी म्यूटेशन होती है, उसका डिस्कस करता है वो। और दूसरा जो आखिरी चीज है कि माइलोप्रोलिफरेटिव एंड लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीजेस, जिसमें बेसिकली आपके कैंसर्स वगैरह आते हैं, जिसमें ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम आता है, ठीक है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम को कोरिलेट करता है ये गाउट के साथ, ठीक है। तुम सबको मेरी आवाज आ रही है? से यस, ठीक है, परफेक्टली फाइन। अब दो चीजें, एक और इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने ऐड करनी है, एक तो ये है व्हाट इज सैचुराइन गाउट एंड ओबेसिटी। सैचुराइन गाउट वो होती है जो ओबेसिटी, जो लाइट कंजम्पशन की वजह से होती है, और ओबेसिटी वो होती है, ओबेसिटी की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो सकते हैं, और ये भी चीजें गाउट की तरफ ऐड अप करती हैं। सही है, आगे चलते हैं। अब इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह होगी गाउट की? नंबर वन, रिमेंबर कि फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट इज द मोस्ट कॉमन एरिया जहां पे वो प्रेजेंट कर देगा। फर्स्ट एमटीपी पे ज्यादा प्रेजेंट करेगा, बाकी जगहों पे भी कर सकता है, बट रिमेंबर व्हाट इज गेम। यार गेम को याद मत करो, गेम इज सम काइंड ऑफ अ फूड आई थिंक। मुझे नहीं पता गेम क्या है, रखा हुआ था, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू ज़रा सुहेल। डोंट फॉरगेट, तो डोंट रिमेंबर दिस गेम। हमारे हमारे सेटअप में गेम चीज है, या डियर और व्हाटएवर इट इज, इट्स नॉट कॉमन, तो इसके ऊपर सवाल नहीं आता। दे आर नॉट गोइंग टू पिक इट अप। अब जो फर्स्ट एमटीपी को याद रखो, फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट इफेक्ट होता है इसके अंदर, याद से। बाकी चीजें भी हो सकती है, यू कैन सी ऑल दोस प्लेसेस वेयर गाउट इज गोइंग टू अटैक, मगर आमतौर पे फर्स्ट एमटीपी जॉइंट के ऊपर अटैक करती है यूजुअली। सही है, आगे चलते हैं।
क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी कि acute monoarthritis gout और chronic gout are two different presentations of a patient. एक पेशेंट जो acute monoarthritis gout के साथ आया है ना, he is going to present differently, और जो chronic के साथ आया he is going to present differently. अब पहले हम इसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट एमटीपी जॉइंट अफेक्टेड होगा इसमें, नंबर 1, ठीक है. रैपिड ऑनसेट होगा, रीच सेवेरिटी 2 to 6 hours, मार्क स्वेलिंग, रेड शाइनी स्किन होगी, टेंडरनेस होगी, और वर्स्ट पेन एवर की तरह प्रेजेंट करेगा पेशेंट. कहेगा कि मुझे ऐसी दर्द हो रही है जो मुझे आज तक जिंदगी में कभी हुई ही नहीं है. ठीक है, इस तरह पेशेंट प्रेजेंट करेगा. अब जो प्रेसिपिटेंट्स होते हैं ना अक्यूट गाउटी आर्थराइटिस के, ये नहीं लिखे हुए डेविडसन के अंदर, ये स्टेप अप से मैंने उठाए हैं. इसके अंदर से वो सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि ये दे पिक इट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें डिक्रीज टेम्परेचर, डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस, एक्सेस अल्कोहल इनटेक और स्टारवेशन, ये चीजें प्रेसिपिटेट करती है अक्यूट गाउट को. एकदम से जो गाउट होती है ना उसको प्रेसिपिटेट करती है. सही है, यहाँ तक सबको क्लियर है कि पोडेग्रा क्या होता है? अंगूठे के ऊपर जो निशान बन रहा है ना, ये जो स्वेलिंग हो रही है जो मैंने पिक्चर में दिखाई हुई, दिस इज बेसिकली पोडेग्रा. सही है. रिमेंबर के पोडेग्रा और फर्स्ट एमटीपी जॉइंट इज अ फीचर ऑफ अक्यूट मोनोआर्थराइटिस गाउट. यू हैव टू रिमेंबर दिस. इफ यू गाइस अंडरस्टैंड और ये स्लाइड तुम्हें समझ आ गई है, कैन वी गो ऑन? से यस. बिलावल तुम्हें समझ आ गई है? ठीक है. आई थिंक बिलावल कहीं बिजी है, नजर नहीं आ रहा, किधर गायब है. चलो आगे चलते हैं. यहां तक हमने कर लिया. अब हम आते हैं क्रॉनिक गाउट की तरफ. व्हाट डज क्रॉनिक गाउट डू इज, क्रॉनिक गाउट में याद रखना कि टोफाई बने हुए होते हैं. इट इज नॉट इन acute gout but it is in chronic gout which is called tophi. Tophi is basically urate aggregation और हम इसको आगे डिस्कस करेंगे और मैं तुम्हें पिक्चर्स दिखाऊंगा. Tophi are pathognomic hallmark of gout. What is the pathognomic hallmark of gout? It is tophi. Tophi होते हैं which are confirmatory के भाई बंदे को gout शुरू हो गया है. साइट्स कहाँ पे होती हैं? जॉइंट्स में होती है, फिंगर्स, रिस्ट, नीज, अकीलीज टेंडन में हो सकती है, इवन कान के पिन्ना में ये टोफाई बन सकते हैं. टोफाई का मसला ये होता है कि जहाँ पे बन जाते हैं ना, वो इरोजन कराना शुरू करते हैं एडजेसेंट बोन की वजह की तरफ. तो ना डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज में बंदा जाना शुरू कर देता है टोफाई की वजह से. सही है. तो हमने अक्यूट में डिस्कस किया कि उसको एकदम से सडनली पेन हुई, एकदम से बहुत ज्यादा शदीद किस्म की पेन हुई, और उसने कहा कि मुझे इतनी सख्त पेन हुई थी कि मैं पैर जमीन पे नहीं रख सकता था, मैं अस्पताल आ गया हूँ. तो आपको क्या मिलेगा? पोडेग्रा मिलेगा. बट अगर आप क्रॉनिक गाउट का पेशेंट देखो कि उसमें आपको टोफाई मिलेंगे. ठीक है. अब टोफाई क्या होते हैं, हम इस चीज को देखते हैं. व्हाट आर टोफाई? दीज आर टोफाई. प्रॉपर बड़ी बड़ी एग्रीगेशन बन जाती हैं यूरेट क्रिस्टल्स की. हाथ के ऊपर लम्प्स और बम्प्स बने हुए होंगे, वाइट कलर के यूरेट क्रिस्टल्स नजर आएंगे जहां पे टोफाई बना होगा. इनके लंपी और बम्पी सरफेसेस होते हैं, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन रिलेटिवली कम होती है. अगर साथ में इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फ्लेमेशन नजर आएगी, मगर ये लंपी और बम्पी किस्म के आपको बेसिकली एग्रीगेशंस नजर आते हैं. दिस इज बेसिकली योर टोफाई. और ये होता है क्रॉनिक गाउट में. इस चीज को याद रखना है, क्रॉनिक गाउट में टोफाई होते हैं एंड दिस इज हाउ दे अकर. ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया. हम आगे चलते हैं. क्वेश्चन करें अब जाके, मेंटी पे जाएं. 757374 757374 इज योर क्या कहते हैं क्वेश्चन, और आप इसको जाके सॉल्व करें. 7 लोगों ने आंसर कर दिया है. as soon as we cross the limit of 25 people I'm going to discuss this. तो 20 लोगों ने कर लिया है. I need 4 more and then we are going to do it. ठीक है, 33 लोगों ने कर दिया एकदम से, सडनली पता नहीं क्या हो गया.
अभी मैं देखता हूँ और तुम लोग को इसका आंसर दिखाता हूँ. You all right wrote the correct answer. The only thing I wanted to explain it to you. अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा इस क्वेश्चन के अंदर से, ठीक है? अब मैं तुमसे स्क्रीन शेयर करूंगा. I'm going to show it to you. How does it look? ये तुम्हारा पास्ट यूएचएस एग्जाम क्वेश्चन है, ये यूएचएस में आया था. इसमें जो हमारे पास क्लूज हैं, एक तो एमटीपी जॉइंट स्वेलिंग है. अब मुझे बताएगा कोई ये एन हाइपरटेंसिव लिख दिया मैंने, ये बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव है. कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स थी जो हमने कहा था कि गाउट में कॉज करेंगी, एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस में करेंगी प्रेजेंट? आयशा मनान says thiazides. Very good. There is another also antihypertensive and loop diuretics. Loop diuretics और thiazide का जिक्र आता है. तुम्हारा शक जाना चाहिए किसके ऊपर? गाउटी आर्थराइटिस के ऊपर. Perfectly fine. ये तुम्हारा पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है और तुम लोगों ने सही किया है, बिकॉज ऑब्वियसली हम गाउट पढ़ रहे हैं, तुम लोगों को पता है क्या होता है गाउट. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना पेपर के दौरान. ठीक है, आगे चलते हैं अब. There is a line in Step Up that says women are protected due to decreased estrogen mediated urinary urate. Didn't understand that. Doesn't hyperuricemia cause gout? Mahin Ayub, I'm going to read this line at the end of this lecture. मैं Step Up खुलूंगा, मुझे बताना कहाँ पे लिखा है, फिर I'm going to understand this and then I'm going to answer your question. ठीक है, इसको हम अभी as an exception discuss करते हैं and I'm going to discuss this with you in detail when we are done with the rest of the lecture. सही है. अब इसके अंदर complications क्या होती हैं गाउट के अंदर? बेसिकली हमने ना मिक्स कर दिया है. द प्रॉब्लम इसके 22nd एडिशन में लिखा हुआ है हाइपरटेंशन और क्रोनरी हार्ट डिजीज भी. 23rd एडिशन और बाकी जो बुक्स है ना, जैसे कि स्टेप अप है और कैप्टन है, उनके अंदर लिखा हुआ है इरोसिव आर्थराइटिस और नेफ्रोलिथियासिस. और 23rd एडिशन में इरोसिव आर्थराइटिस और नेफ्रोलिथियासिस लिखा हुआ है बेसिकली. बट आई कंबाइंड ऑल ऑफ दीज 4 रिसोर्सेज और मैंने तुम्हें 4 किस्म की इसमें बताई हैं डिजीजेस जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस में होती हैं. मेजॉरिटी अगर तुम्हें 2 लिखनी है तो गो फॉर इरोसिव आर्थराइटिस एंड नेफ्रोलिथियासिस. हाइपरटेंशन और क्रोनरी हार्ट डिजीज बाद में होती है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है. इट इज अ लेटर प्रेजेंटेशन, मगर इट इज अ कॉम्प्लिकेशन, इट कैन अकर. मगर जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस है वो इरोसिव आर्थराइटिस और नेफ्रोलिथियासिस हैं. ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी ट्रीटमेंट की डायग्नोसिस की तरफ. सॉरी, डायग्नोसिस में हमें क्या मिलेगा? रिमेंबर, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ गाउट इज हमेशा आर्थ्रोसिंथेसिस. आर्थो लिख दिया मैंने, आर्थ्रोसिंथेसिस होता है यानी जॉइंट एस्पिरेशन. मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स नजर आएंगे, नीडल शेप्ड होंगे और नेगेटिवली बाइफेरिजेंट होंगे. बाय रेफ्रिजरेंट होता है, सॉरी. ग्राम स्टेन और कल्चर नेगेटिव होगा. अक्यूट अटैक में ईएसआर और सीआरपी रेज्ड होगा. यूरिक एसिड इज यूजलेस इन गाउट. आपको कराने की जरूरत नहीं होती बिकॉज यूरिक एसिड बहुत फ्लक्चुएट करता है. पेशेंट्स जिनके अंदर फ्लक्चुएशंस भी आती है ना यूरिक एसिड का, बेशक वो एकदम से ज्यादा गिर जाए, तो वो भी एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस के साथ प्रेजेंट करते हैं. तो देयर इज नो स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल कोरिलेट बिटवीन यूरिक एसिड लेवल्स एंड acute gouty arthritis. तो यूरिक एसिड कराने की जरूरत नहीं है आपको. सही है. बायोकेमिकल स्क्रीन में यूरिक एसिड आप कराते हो और यूरिक लेवल्स भी कराते हो, लेकिन वो क्रॉनिक गाउट की प्रोग्नोसिस के लिए कराते हो व्हेन यू हैव टू कंट्रोल हिज यूरिक एसिड एंड हाइपरयूरिसीमिया. सही है. अक्यूट गाउट में यूरिक एसिड इज यूजलेस जब पेशेंट आएगा. उसके अलावा एक्सरेज आप क्रॉनिक गाउट में करा सकते हो, टोफाई को देख लोगे. बायोकेमिकल स्क्रीन में आरएफटीज, यूरिक एसिड, लिपिड प्रोफाइल, ये सब कुछ करा लोगे. ठीक है, तो इन चीजों को याद रखता है कि कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बेसिक हाइपरयूरिसीमिया वगैरह हो रहा है पेशेंट को, मगर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस इज ऑलवेज आर्थ्रोसिंथेसिस. इसका आंसर आर्थ्रोसिंथेसिस है, ये रिमेंबर, ये चीज को याद रखना है हमेशा. सही है, आगे चलते हैं. अब हम मैनेजमेंट की तरफ आएंगे, गाउट की मैनेजमेंट की तरफ. तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स कहाँ कहाँ पे एक्ट करती हैं. ये पूरा तुम्हें डेविडसन के अंदर बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है इन चीजों को, एलोप्रिनॉल और फिब्रोक्सिस्टाइड का. उतनी एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत है, तो मैंने स्टेबल के इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज को रोकने वाले जो मेडिकेशंस हैं, दे आर बेसिकली एलोप्यूरिनॉल एंड फिब्रोक्सिस्टाट. ये बेसिकली आपकी यूरिक एसिड की कम करती हैं, यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म पे एक्ट करती हैं. ठीक है. पेग्लोटिकेस यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट करती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड इटसेल्फ कम हो जाता है और एलेंटोइन हार्मफुल नहीं होता. यूरिक ड्रग जो होती हैं वो बेसिकली प्रोबेनेसिड और सल्फेनपायराजोन होती हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. ये बेसिकली यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करती हैं जो पेशेंट अंडर सिक्रीटर्स होती हैं. तो ये चार ड्रग्स हैं, बस इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लो, ये कहाँ कहाँ पे एक्ट करती हैं. एलोप्यूरिनॉल और फिब्रोक्सिस्टाट आर बेसिकली दोज ड्रग्स व्हिच inhibit the enzymes xanthine oxidase को. और जो पेग्लोटिकेस है वो यूरिकोसोरिक है, ये स्टिमुलेटरी ड्रग्स होती हैं जो स्टिमुलेट करती हैं डिफरेंट पाथवेज को ताकि यूरिक एसिड कम हो जाए.
तो एलोप्रिनोल और फेबुक्सिस्टैट बेसिकली प्रोडक्शन को कम कर रही हैं, और पेग्लोटिकेस और यूरिकोस्यूरिक ड्रग्स जो हैं वो इसकी एसिमिलेशन को इंक्रीज कर रही हैं। ठीक है, इनकी डिटेल्स को हम आगे करते हैं कि मैनेजमेंट में हमने क्या डालना है। अब मैनेजमेंट जो अक्यूट गाउटी आर्थराइटिस की है ना, इसमें मसला है थोड़ा सा। 23rd edition of Davidson says something else, and 22nd edition of Davidson, Kaplan and Step Up says something else. ठीक है, अब तुम लोगों की जो रेफरेंस बुक है दैट इज डेविडसन, यू ऑल शुड नो। ठीक है, और मैं जो तुम्हें पढ़ाता हूँ बेसिकली दैट इज मेजरली फ्रॉम डेविडसन, ताकि तुम लोगों की डेविडसन कवर हो जाए। बेशक तुम स्टेप अप और कैप्टन पढ़ते रहो, विच इज रिकमेंडेड टू यू गाइस, और मैं साथ साथ तुम लोगों के डेविडसन में पॉइंट्स कवर करा दूं। दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस लेक्चर्स। ठीक है, तो 23rd एडिशन में जो चीज लिखी हुई है विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बुक्स इज कि ये कह रहा है कि फर्स्ट चॉइस आपकी कॉल्चिसिन है। कॉल्चिसिन दो पेशेंट को, विच इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग, जो 23rd एडिशन में लिखा है। 0.5 mg BD दे सकते हो या TDS दे सकते हो, दिन में 2 दफा दे सकते हो या 3 दफा दे सकते हो। 23rd एडिशन ये कहता है कि एनसिड्स नहीं यूज करनी, क्योंकि हमारे जो पेशेंट्स आते हैं ना आमतौर पे उनको कार्डियोवेस्कुलर, न्यूरोलॉजिकल या क्रोनिक किडनी डिजीज के मसले होते हैं, तो हम यूजुअली एनसिड से स्टार्ट नहीं करते। अब दिस इज 23rd एडिशन स्पीकिंग। ठीक है, ओरल प्रेडनिसोलोन दे सकते हो, एल्डरली में आप 15 to 20 mg ओरल दे सकते हो, या फिर इंट्रा आर्टिकुलर भी दे सकते हो। कैनाकिनुम आपका जिक्र किया हुआ है और इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन का जिक्र किया हुआ है। ये 23rd एडिशन ऑफ डेविडसन की बातें हैं। कोल्चिसिन का वो कह रहा है कि फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑल्टरनेटिव गाइडलाइंस व्हिच आर बेसिकली फ्रॉम 22nd एडिशन, कैप्टन एंड स्टेप अप। ये वाली बुक्स क्या कहती हैं? दे से कि आप एनसेड से स्टार्ट करो, बेस्ट इनिशियल थेरेपी आपकी एनसेड है। ठीक है, और कॉल्चिसिन आप तब यूज कर सकते हो जब आपकी एनसेड काम नहीं कर रही एंड इट्स नॉट डूइंग वेल। ये हम अक्यूट गाउट की बात करें, डोंट कंफ्यूज दिस विद क्रॉनिक गाउट। क्रॉनिक गाउट इज समथिंग एल्स। ठीक है, स्टेरॉइड्स कब देनी है? जब एल्डरली पेशेंट हो, और तब देने हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू 22nd एडिशन, ये कैप्टन और स्टेप में बात नहीं है। ये है कि अगर 2 जॉइंट से ज्यादा इन्वॉल्व होना तो ओरल और आईवी दे दो, अगर 2 जॉइंट्स हो या उससे कम हो तो इंट्रा आर्टिकुलर दे दो। ठीक है, तो ये दोनों जरा डिस्क्रिपेंसीज हैं यहाँ पर। ठीक है, दोनों बुक्स में, मगर सिंस डेविडसन का 23rd एडिशन नया है और डेविडसन तुम्हारी बुक है जो यू शुड फॉलो, तो व्हाट आई वुड कंसीडर इज कि फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी वुड नाउ अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गाइडलाइन इज कॉल्चिसिन। इन सारी बुक्स में लिखा हुआ है एनसेड्स, मगर आई थिंक इट शुड बी कॉल्चिसिन नाउ, क्योंकि आपकी डेविडसन का नया एडिशन फर्स्ट चॉइस कॉल्चिसिन को कह रहा है। सबको यहाँ तक समझ आ गई? Does everyone understand? कोई मसला तो नहीं है? Say yes if you understand. बिलावल किधर गायब हो? बिलावल तुम्हें समझ आई है कि नहीं आई? बिलावल चला गया मेरे ख्याल से, पूरे इंटरनेट कनेक्ट। बुरहान अली, तुम्हें जवेरिया, नूर खालिद, XYZ, Zara Suhail, stay at home. Do you all understand there's a difference between both of the treatments and you have to make sure that you understand कि दोनों बुक्स में लिखी हुई डिफरेंट है. You have to follow the latest guidelines. अच्छा, तो मुझसे कोई पूछा कि एनसेड्स में कौन सी यूज करते हैं? यार देखो, एनसेड्स में ना हम काफी किस्म की यूज कर सकते हैं। जो आपकी जो ये है ना डेविडसन का जो नया एडिशन है, इसमें इन्होंने कोई पर्टिकुलरली एनसेड का जिक्र नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर कौन से एनसेड देनी चाहिए। पेशेंट्स को मैंने यूज करते हुए जो देखा है दैट इज बेसिकली कोई लोग आइबुप्रोफेन भी यूज करते हैं, कोई लोग एनसेड्स भी यूज करते हैं, सॉरी कुछ लोग जो तुमने बताइए नेप्रोक्सिन वो भी यूज करते हैं, कुछ लोग आइबुप्रोफेन भी यूज करते हैं। तो इट्स रिलेटिवली कंट्रोवर्शियल थिंग कि कौन सी एनसेड देनी चाहिए, मगर देख लो कि अब एनसेड को उन्होंने करार दे दिया कि वो सेकंड लाइन ऑफ ड्रग है। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि सेकंड लाइन ऑफ ड्रग है। मैं साथ में देख रहा हूँ कि जो ट्रीटमेंट है ना उसमें याद रखना कि इंडोमेथासिन इज अ बेटर ड्रग टू यूज। इंडोमेथासिन इज अ गुड ड्रग टू यूज। ठीक है, स्टेप अप में ये लिखा हुआ है, इंडोमेथासिन इज अ गुड ड्रग टू यूज टू स्टार्ट विद इफ यू आर स्टार्टिंग विद एनसेड्स। वरना आप तो कॉल्चिसिन का हम जिक्र कर रहे हैं ना कि डेविडसन में लिखा हुआ है कि कॉल्चिसिन स्टार्ट करो। आगे चलते हैं। अब क्रॉनिक गाउट को हमने कैसे ट्रीट करना है? अब जब हम क्रॉनिक गाउट पे आ गए ना, तो दैट इज द टाइम व्हेन वी डिसाइड कि हमने हाइपरयूरेसीमिया को कंट्रोल करना है। नाउ आवर टारगेट हैज चेंज्ड फ्रॉम अक्यूट गाउट के जो अक्यूट सिम्टम्स है पेन इन्फ्लेमेशन, नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन हाइपरयूरेसीमिया।
अब जो इसकी क्राइटेरिया है ना प्रोफाइलेक्सिस का और क्रॉनिक गाउट को ट्रीट करने का, वो क्राइटेरिया ये डेविडसन 23rd एडिशन में लिखा हुआ है कि मोर देन वन गाउट अटैक इन पास्ट 12 months और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस सच एज टोफाई, नेफ्रोलिथियासिस, बोन और जॉइंट डैमेज, अगर ये चीजें हैं ना पेशेंट, then you start going for then you start going for chronic gout की prophylaxis और मैनेजमेंट। इसमें दो स्टडीज हुई भी है, कुछ कहते हैं कि 6 mg पर डेसीलीटर से कम रखो और कुछ कहते हैं कि 5 mg से कम रखो। ठीक है, अब क्रॉनिक गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? क्रॉनिक गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस, रिमेंबर, इट्स गोइंग टू बी एलोप्यूरिनॉल। अक्यूट गाउट हमने डिस्कस किया था कि अब कॉल्चिसिन हो गया है, लेकिन क्रॉनिक गाउट में एलोप्यूरिनॉल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। यू स्टार्ट विद 100 mg एलोप्यूरिनॉल को, उसको इंक्रीज करते रहते हैं उसकी 100 mg हर 4 हफ्ते बाद, जब तक कि उसके सिम्टम्स कंट्रोल नहीं होते। जब वो 900 mg पर डे पे पहुंच जाएगा तो उसके साइड इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, और मैं तुम्हें क्लिनिकल यहाँ पे कोरिलेट दूंगा, कि ये अक्यूट गाउट कॉज करता है एलोप्यूरिनॉल, बिकॉज ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस लेकर आता है यूरिक एसिड लेवल के अंदर, और फ्लक्चुएशंस इन यूरिक एसिड लेवल इज अ प्रेसिपिटेंट ऑफ अक्यूट गाउट। ये फार्माकोलॉजी में तुम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो एलोप्यूरिनॉल का पेशेंट, जब आप उसको एलोप्यूरिनॉल दोगे, वो कहेगा कि मुझे अक्यूट गाउट हुआ, लेकिन आपने उसको समझाना है और काउंसल करना है कि आपको अक्यूट गाउट होगा, मगर आपने अपनी ड्रग को नहीं छोड़ना, आपने एलोप्यूरिनॉल लेते रहना है। यू हैव टू कीप ऑन टेकिंग द ड्रग। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर कि ये काउंसलिंग का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाउट के पेशेंट में, कि एलोप्यूरिनॉल जब भी आप उसे दोगे, काउंसल करना है कि उसको अक्यूट गाउट हो सकता है उसके साथ। ठीक है, अगर उसे अक्यूट अटैक हो जाता है तो कैसे प्रिवेंट करेगा? ही इज अगेन गोइंग टू यूज कॉल्चिसिन एंड एनसेड्स। क्रॉनिक गाउट के अंदर आपको अक्यूट गाउट का अटैक हो गया है, तो वही मैनेजमेंट होगी कि आप कॉल्चिसिन और एनसेड यूज कर लो पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो हमने देख लिया कि एलोप्यूरिनॉल ड्रग ऑफ चॉइस है आपकी क्रॉनिक गाउट के अंदर, क्योंकि ये हाइपरयूरेसीमिया को कम करता है। आपके टारगेट्स क्या है? कुछ स्टडी कहती है 6 mg, कुछ कहती है 5 mg, इससे कम होने चाहिए आपके क्या कहते हैं लेवल्स। इसके अलावा क्या पॉइंट्स है आपके पास? Febuxostat एक ड्रग है which is an analog similar to that of क्या कहते हैं एलोप्यूरिनॉल, और उसी तरह ही एक्ट करती है, ऑक्सीडेज को कम करती है, यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम करती है। ये आप तब दोगे जब एलोप्यूरिनॉल की इंटॉलरेंस होगी पेशेंट के अंदर, या वो फेल हो गई है, या पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज में जा रहा है। अगर ये तीन चीजें स्टार्ट होती हैं, देन यू स्टॉप योर एलोप्यूरिनॉल एंड देन यू गो फॉर Febuxostat। क्लोज योर एलोप्यूरिनॉल फटाफट, तो इंटॉलरेंस में, फेलियर में, या वो सीकेडी में जा रहा है, क्लोज योर एलोप्यूरिनॉल, गो फॉर Febuxostat। ठीक है, फिर आपने पेशेंट का सोचा कि वो ठीक नहीं हो रहा, मतलब कि जनरली उसके मस्तिष्क चल रहे हैं, आपने उसकी यूरिक एसिड चेक कर लिया यूरिन के अंदर, अगर वो लेस देन 800 mg 24 आवर्स में आ रहा है यूरिक एसिड, लेस देन 800 mg, 22nd एडिशन में 600 mg लिखा हुआ है, स्टेप अप में 800 mg लिखा हुआ है, 23rd एडिशन में डेविडसन के 800 mg लिखा हुआ है, तो वी आर गोइंग टू फॉलो 800 mg यहाँ पे कट ऑफ वैल्यू। सही है माहिन, आई एम गोइंग टू आंसर दैट आफ्टर आई फिनिश द स्लाइड। अब जो अंडर सिक्रीटेड पेशेंट है ना, अंडर सिक्रीटेड पेशेंट में यू आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोबेनिसेट या सल्फेनपायराजोन। ठीक है, जो ओवर सिक्रीटेड है इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, यहां तक हमने चीज डिस्कस कर ली। एक तो हमने डिस्कस किया एलोपेरिनॉल, फिर हमने देखा कि अक्यूट अगर अटैक हो जाता है ड्यूरिंग क्रॉनिक गाउट तो हमने क्या देना है, फिर बुक्सोस्टैट को देने की क्या आपके पास गाइडलाइंस हैं, प्रोबेनिसेट और सल्फेनपायराजोन की क्या गाइडलाइंस हैं, और अब हम आते हैं पेग्लोटिक केस के ऊपर। पेग्लोटिक केस यू आर गोइंग टू गिव इन क्रॉनिक गाउट जिसमें टोफाई बन जाते हैं और वो रेजिस्टेंट है स्टैंडर्ड थेरेपी पे। स्टैंडर्ड थेरेपी इस पेशेंट में काम नहीं कर रहा, तो फेशियस गाउट बन गया है, हर तरफ टोफाई बने हुए हैं, यू गो फॉर पेग्लोटिकेस। नो वी गिव पेग्लोटिकेस, क्योंकि इसकी तो हर तरह से कंट्रोल ही नहीं हो रहा। आपने कहा कि अब पेग्लोटिकेस में ये होगा कि वो एलेंटोइन बनाना शुरू कर देगा और वो यूरिक एसिड बनेगा ही नहीं, तो प्रेसिपिटेट कैसे होगा? ठीक है, आपने टोफाई में प्रेसिपिटेशन को रोकना है ना, तो बेसिकली आप पेग्लोटिकेस दोगे ताकि वो यूरिक एसिड कन्वर्ट हो जाए एलेंटोइन के अंदर। ठीक है, यूरेट क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे फिर उसके बाद पेशेंट के। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट एंड दीज आर योर गाइडलाइंस फॉर ट्रीटिंग अ पेशेंट विद गाउट। अब आते हैं माहिन असगर के क्वेश्चन, कैन वी स्टार्ट ट्रीटमेंट फर्स्ट विद फेबुक्सोस्टैट? फेबुक्सोस्टैट का मसला ये होता है कि इसके साथ ना देयर आर सम प्रॉब्लम्स जो इसके साथ में होते हैं। फॉर एग्जांपल द पेशेंट माइट हैव
सिम्टम्स सच एज उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाएंगे, आमतौर पर फीबुक्सोस्टैट के ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि पेशेंट के अगर बुरे हालात है ना तो हम देते हैं फीबुक्सोस्टैट, और आमतौर पे एलोपिरिनॉल इज बेटर इन कंट्रोलिंग यूजुअली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में, ज्यादा अच्छी इफेक्टिव एलोपिरिनॉल होती है, तो वी यूजुअली बिगिन विद दैट ऑप्शन। अगर वो ऑप्शन काम नहीं करता देन वी गो फॉर फीबुक्सोस्टैट, बिकॉज एलोपिरिनॉल इज अ प्रेफर्ड ऑप्शन बिकॉज ऑफ इट बीइंग मोर पोटेंट इन कंट्रोलिंग xanthine oxidase। ठीक है, बस ये प्रॉब्लम होता है एलोपिरिनॉल का कि वो क्रॉनिक किडनी डिजीज को एग्जैजरेट करता है और फीबुक्सोस्टैट नहीं करता। तो एक पेशेंट अगर आपके पास आता है ट्रीटमेंट क्रॉनिक गाउट की, तो और तुमने उसके आरएफटी की स्क्रीनिंग कराई और उसके आरएफटीज डिरेंज आते हैं, लग रहा है कि वो क्रॉनिक किडनी डिजीज में जा रहा है, तो तुमने उसको एलोपिरिनॉल नहीं देनी, तुम उसको स्टार्ट ही फीबुक्सोस्टैट से करा दोगे, बिकॉज तुम्हारा जो पैरा क्राइटेरिया है सीकेडी का वो ऑलरेडी फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो दीज आर द इंडिकेशंस व्हेन यू गिव फीबुक्सोस्टैट। ट्राई नॉट टू स्टार्ट विद फीबुक्सोस्टैट क्योंकि एलोपिरिनॉल इज मोर पोटेंट। यहाँ तक हमने कर लिया है, वी नो के ट्रीटमेंट क्या है क्रॉनिक गाउट की और एक्यूट गाउट की, हमें सारा पता है एक्यूट गाउट के बारे में, एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो। आगे चलते हैं, यहाँ तक सबको समझ आ गई? से यस। ठीक है, एक और जो चीज है कि ना फीबुक्सोस्टैट का मसला क्या होता है कि ये ना कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स कराती है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स कराती है, और जो एलोपिरिनॉल का मतलब है मसला होता है वो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कराती है। ये जो ड्रग्स है ना इनके हम साइड इफेक्ट्स एक दिन क्लास में हम कर लेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास था टुमारो। इसके लिए फिर मैं एक इंपॉर्टेंट क्लास रखूंगा फार्माकोलॉजी की, जिसमें हम सिर्फ जो सारी रूमेटाइड आर्थराइटिस और इस सब की जो ड्रग्स है ना इनकी हम थोड़े से साइड इफेक्ट्स पढ़ लेंगे, क्योंकि ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फीबुक्सोस्टैट आप कार्डियक पेशेंट्स में नहीं दे सकते क्योंकि कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स कराती है, और एलोपिरिनॉल जिस पेशेंट में स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की हिस्ट्री उसमें नहीं दे सकते। तो ये चीजें जो माइनर माइनर चीजें ना ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी और लेक्चर में, जब हम ड्रग्स को डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली सारी रूमेटोलॉजी वाली ड्रग्स को। ठीक है अब मेंटी में जाए सारे और इस क्वेश्चन का आंसर करें। मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। 757374 गाइस, इसका आंसर करो, मैं 1 सेकंड में पानी पी कर आता हूँ। ठीक है, अच्छा बैक मैं देखता हूँ तुम लोगों ने आंसर कैसा किया है। 37 लोगों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। Why are we doing gram staining in investigation? ज़ारा सुहेल पूछ रही है। We are doing gram staining in investigation acute gout के अंदर। नंबर 1 कल्चर के रिजल्ट लेट आते हैं, और सेप्टिक आर्थराइटिस में ग्राम स्टेन और कल्चर आप दोनों कराते हो। ग्राम स्टेन बेसिकली रूल आउट के वेदर देयर इज इन्फेक्शन और नॉट। ठीक है, पॉजिटिव वो रूल आउट करता है इन्फेक्शन को, और कल्चर बताता है आपके ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, जब भी आपको गाउट आता है ना मोनो आर्थराइटिस के साथ, बेशक वो एमटीपी जॉइंट का है, तो यू हैव टू रूल आउट ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू कॉज वार्म टेंडर एरिथेमेटस जॉइंट्स, जो गाउट भी कॉज करता है और सेप्टिक आर्थराइटिस भी कॉज करता है। तो हमारे पास आंसर्स आ गए हैं, 41 लोगों ने आंसर किया है। लेट्स सी कि व्हाट यू हैव आंसर्ड। गोइंग टू शो द स्क्रीन टू यू। तुम लोगों ने आंसर किया है पायराजिनामाइड। यस शुमाइला, यू आर राइट। अगर 800 mg पर 24 आवर्स से कम है तो फिर हम देंगे प्रोबेनिसेट, बिकॉज उसके यो अंडर सिक्रीटर है पेशेंट। ये तुम्हारा बिल्कुल सही बात लिखी शुमाइला।
ठीक है, अब देखो इसका आंसर सिर्फ 2 लोगों ने गलत किया, वो है एथेम्ब्यूटॉल। ठीक है, मैंने पहला ऑप्शन एथेम्ब्यूटॉल इसलिए लिखा था क्योंकि कुछ लोगों का मुझे पता है कि वो पहला ऑप्शन पढ़ के ना उसको ही कर देंगे, और मैंने पायराजिनामाइड इसलिए रखा था एंड में ताकि तुम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो, लेकिन तुम लोगों ने मेजॉरिटी ने ठीक किया है। पायराजिनम, ऑलवेज चूज द बेस्ट आंसर, बेस्ट पॉसिबल आंसर चूज करना होता है। अगर आपके साथ एथेम्ब्यूटॉल अगर अकेला लिखा होता तो इसका आंसर एथेम्ब्यूटॉल था, लेकिन अगर पायराजिनामाइड और एथेम्ब्यूटॉल साथ लिखे हुए हैं तो गो फॉर पायराजिनामाइड। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है कि पायराजिनामाइड व्हेन रिटन विद एथेम्ब्यूटॉल एज एन ऑप्शन देन यू ऑलवेज पिक पायराजिनामाइड। चूज द बेस्ट आंसर, फाइनल ईयर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, चूज द बेस्ट आंसर, बराबर में कहूंगा ये। आगे चलते हैं, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, अगर किसी को गाउट पे कोई मसला है तो मुझसे कोई पूछ ले। आई थिंक वी शुड गो ऑन, हमारा थोड़ा सा टाइम रह गया, वी हैव टू जस्ट फिनिश दिस, मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, वी डन विद दिस। कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं, वी गोइंग टू गो ऑन। सूडो गाउट अब क्या होता है? सूडो गाउट का जो हमने ऊपर चीजें पढ़ी थी वो यही थी ना कि इन्फ्लेमेशन होगी, एरिथीमा होगा, जॉइंट में दर्द होगा, और कौन सा जॉइंट होगा? ज्यादातर नी जॉइंट होगा। ठीक है, नी जॉइंट की बात याद रखना, आमतौर पे सूडो गाउट वाला पेशेंट नी जॉइंट के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है इसके बारे में। अंडर एक्सक्रीटर और ओवर एक्सक्रीटर वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दें। अंडर एक्सक्रीटर और ओवर एक्सक्रीटर वाला पॉइंट ये है कि जब पेशेंट की बॉडी यूरिक एसिड प्रोड्यूस करना शुरू करती है ना, तो कुछ पेशेंट्स आर जेनेटिकली इन सच अ वे कि उनकी किडनीज के ऊपर रिसेप्टर्स का मसला होता है। अब रिसेप्टर्स का मसला ये होता है कि दे आर नॉट एबल टू फुली एक्सक्रीट द यूरिक एसिड दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, जिसकी वजह से यूरिक एसिड के लेवल बॉडी में इंक्रीज कर जाते हैं, यूरेट के लेवल्स इंक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि वो एक्सक्रीट करने की एबिलिटी उनके अंदर नहीं होती। ठीक है, आमतौर पे लोगों में 800 mg पर डे से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आमतौर पे 800 mg से ऊपर होना चाहिए, और वो ओवर सिक्रीटर्स होते हैं, देर सिक्रीटिंग इन अ प्रॉपर वे, उनकी सिक्रीशन सही हो रही है यूरिक एसिड की। लेकिन अगर उसकी 800 mg पर 24 आवर्स पर डे यूरिन में नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल उसकी 600 mg आ रही है, या 500 mg आ रही है, या 400 mg आ रही है पर डे, तो इसका मतलब है कि वो सही तरह एक्सक्रीट नहीं कर रहा। तो बेशक आप उसकी प्रोडक्शन को रोक लो, बट द बेटेस्ट, लेकिन प्रोडक्शन को रोकोगे तो कम तो होगा, लेकिन व्हाई डोंट यू जस्ट इंक्रीज हिज क्या कहते हैं excretion of those, why don't you increase his capability to excrete more uric acid, जब वो already under secretor है। तो उस capability को increase करने के लिए to excrete more uric acid you give probenecid and sulfenpyrazone, ताकि वो ज्यादा excrete कर सके uric acid को। ठीक है, ये वाला पॉइंट था इसमें, यूरेट को, यूरिक एसिड को, whatever। ये हम ड्रग्स के साथ डिस्कस करेंगे क्लास में। कमिंग टू सूडो गाउट, वापस हेल्दी जॉइंट को देखो और जॉइंट विद सूडो गाउट को देखो। अब याद रखना कि तुम लोगों से बार बार सूडो गाउट वो पूछेंगे। हेल्दी जॉइंट का देखो बिल्कुल नॉर्मल है। अब सूडो गाउट में क्या हो रहा है कि कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स बन गए हैं, सीपीपी क्रिस्टल्स इनको कहते हैं हम। ये बनना शुरू हो जाते हैं जॉइंट स्पेस के अंदर, साइनोवियल फ्लूइड के अंदर, जिसकी वजह से आपको जॉइंट में पेन होती है और बिल्कुल गाउट की तरह प्रेजेंट करेगा, लेकिन उसका नी जॉइंट अफेक्टेड होगा ज्यादातर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये स्लाइड है, इसमें जो मिडिल वाला एरिया इसमें दिखाया हुआ है, इट्स नॉट दैट क्लियर, तो मैं इसका कुछ कह नहीं सकता। इस पेशेंट की इस वाली फिंगर के करीब जहाँ पे मैंने अपना रखा हुआ है, क्या कहते हैं, कर्सर, यहाँ पे भी हमें सूडोगाउट का सीपीपीडी का क्रिस्टल नजर आ रहा है, और हमें बहुत ज्यादा जो ओपेसिटीज नजर आ रही है सारी सीपीपीडी की हैं। ठीक है, ये इतना अच्छा नहीं है, हम आगे चलते हैं। अब जो तुमसे यूएचएस क्वेश्चन पूछेगा वो कहाँ पे पूछेगा? या तो उसने लिखा होगा कि पेशेंट को डायबिटीज है, नी जॉइंट और डायबिटीज दो बज़वर्ड्स हैं, याद रखना। विल्सन्स डिजीज होगा, या फिर वो कहेगा कि एक पेशेंट था उसको नी जॉइंट शुरू हो गया, वो आपके पास प्रेजेंट किया, वॉ मेरिथेमेटिस था, आपने उसकी आई एग्जामिनेशन की तो आपको काइजर फ्लाइजर रिंग्स नजर आए। काइजर फ्लाइजर रिंग्स आपके बेसिकली विल्सन्स डिजीज के अंदर होते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस देगा वो। हेमाक्रोमेटोसिस का दे सकता है, हाइपरपैराथायरॉइडिज्म का देख सकता है, हाइपोमैग्नीसीमिया का देख सकता है। इस एच में कैप्लन ने एक और एच ऐड किया, इसको हाइपोफॉस्फेटीमिया कहते हैं, लेकिन वो डेविडसन में नहीं लिखा हुआ था, और कुछ 22nd एडिशन में तो वो मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन कैप्लन में लिखा है कि हाइपोफॉस्फेटीमिया भी कराता है। तो जो मेजर चीजें याद रखनी है ना, वो एक तो डायबिटीज है,
विल्सन्स डिजीज है, हेमाक्रोमेटोसिस है, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है, हाइपोमैग्नीसीमिया है। इसमें से बेसिक तुमसे पूछेंगे डायबिटीज का ज्यादातर, विल्सन्स का भी पूछ सकते हैं और हेमाक्रोमेटोसिस का भी पूछ सकते हैं। डायबिटीज और हेमाक्रोमेटोसिस साथ हो सकती हैं क्योंकि हेमाक्रोमेटोसिस आपको ब्रॉन्ज डायबिटीज कराता है। तो दिस इज बेसिकली सीपीपीडी, डेपोजिशन डिजीज। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट की जो डेपोजिशन डिजीज है ना, ये उनकी कॉजेज हैं। ये बेसिकली कराती हैं डिजीजेस जो इसको एग्जैजरेट कराती हैं। इनके नाम याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछेंगे। मुझे तो स्केची से याद है सब कुछ। आगे चलते हैं। स्केची बहुत अच्छी है पैथोलॉजी की, गाउट और सुडोगाउट वाली मैंने वही यूज की थी 4th ईयर और फाइनल ईयर दोनों में। अब सीपीपीटी जो डिपोजिशन डिजीजेस हैं उनकी टाइप्स क्या होती हैं। तुम लोगों से वो पूछेंगे सुडोगाउट, मगर इसकी 3 किस्म की टाइप्स होती हैं सीपीपीडी डेपोजिशन डिजीज, जिसमें कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिपॉजिट हो रहा है। या तो वो सुडोगाउट की तरह प्रेजेंट करेगा, या वो कॉन्ड्रोसाइक्लोसिस का प्रेजेंट करेगा, या वो पायरोफॉस्फेट आर्थ्रोपैथी के साथ प्रेजेंट करेगा। ये 3 डिफरेंट चीजें हैं। 22nd एडिशन में बहुत अच्छा करके लिखा हुआ है, कैप्टन और स्टेप अप में अच्छा नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया इस चीज को। 23rd एडिशन में सारा कुछ मिक्स करके लिखा हुआ है, तो वो इतना अच्छा समझ नहीं आता, मगर आई एम गोइंग टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट इन दिस लेक्चर, और तुम लोगों को काफी समझ आ जाएगा कि तीनों एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है। द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर यहाँ पर इज सुडोगाउट। सुडोगाउट को याद करो, तुम्हारा सब कुछ, यूर ऑन द गुड स्टेज अगर यू नो सुडोगाउट। सुडोगाउट में पेशेंट का घुटना किस तरह का होगा, यू कैन सी द पिक्चर। इसका जो राइट वाला घुटना है ना, जो हमें लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, पेशेंट का राइट वाला और हमें लेफ्ट पे नजर आ रहा है, उसका देखो घुटना पूरा स्वेलन है, बड़ा हुआ है, अजीब सी स्वेलिंग हुई हुई है, इस तरह आएगा। अक्यूट इन्फ्लेमेटरी है, सीआरपी ईसा रेज्ड होगा। नी मोस्ट कॉमन है, वार्म टेंडर जॉइंट विद एफ्यूजन होगा, अफ्यूज किएगा, फीवर प्रेजेंट हो सकता है पेशेंट का। प्रेसिपिटेंट्स क्या है, सर्जरी, ट्रॉमा, इलनेस। इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, फिक्र मत करो। गाउट की तरह प्रेजेंट करेगा, बस इसके जो प्रेसिपिट जो इसकी हिस्ट्री है ना, वो याद कर लो कि डायबिटीज, विल्सन्स, हीमोक्रोमेटोसिस इन पेशेंट के अंदर ज्यादा होता है। ये सही है, हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस और पायरोफॉस्फेट आर्थ्रोपैथी क्या है। अब कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस वाला पेशेंट है ना, वो आएगा बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक। उसकी ना तुम्हें इंसिडेंटल फाइंडिंग नजर आ जाएगी कि ओ शिट, इसको तो ना कैल्शियम डिपॉजिट्स हुए हैं, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट। जैसे ये वाले जॉइंट्स है ना, जैसे कि रिस्ट जॉइंट है, देखो इसके अंदर तुम्हें नजर आ रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, ब्लैक स्पेस के अंदर व्हाइट व्हाइट से पॉइंट्स बने हुए हैं, बेसिकली कैल्शियम डिपोजिशन डिजीज है। और इवन इसके नी जॉइंट में तुम्हें आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर तुम्हें सीपीपीडी क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं। तुमसे कोई पूछेगा नहीं, एक्सरेस कोई भी नहीं पूछेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। लेकिन जो कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस वाला पेशेंट है ना, वो एसिम्प्टोमेटिक होगा। सोडोगाउट वाला पेशेंट कहेगा कि मुझे दर्द है, मुझे वार्म और टेंडरनेस फील हो रही है अपने घुटने के अंदर। लेकिन कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस वाला पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल आएगा, तुमने एक्सरे करा लिया, तुम्हें उसके एक्सरे में मिल गई कि इसकी तो डेपोजिशन हुई हुई है, दैट इज कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस। अब पायरोफॉस्फेट आर्थ्रोपैथी क्या है। पायरोफॉस्फेट आर्थ्रोपैथी वाला पेशेंट रिजेंबल करेगा ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले सिम्टम्स और रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले सिम्टम्स, ठीक है। लेकिन इसके एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स नहीं होते। पायरोफॉस्फेट आर्थ्रोपैथी, इसका जिक्र थोड़ा सा हुआ है 23rd एडिशन में। 22nd एडिशन के अंदर मेजरली ज्यादा अच्छी तरीके से बताया था इसको, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट है, इसमें से सिर्फ सुडोगाउट पूछेंगे, ज्यादा नहीं पूछेंगे, कोई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। डायग्नोसिस क्या है। आर्थ्रोसिंथेसिस येट अगेन इज योर डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ चॉइस। इसमें आप माइक्रोस्कोपी करोगे, सेल्स कर सकोगे, सेल्स देखोगे, कल्चर देखोगे और ग्राम स्टेन करोगे। हमने इसका पूरा फ्लो चार्ट देखा था और हमें पता है कि इसमें हमने क्या करना है, वी नो। माइक्रोस्कोपी में तुम्हें क्या नजर आएगा, सीपीपीडी और गाउट के दोनों देख लो पिक्चर्स में कितना फर्क है। एक में रोम्बॉइड क्रिस्टल्स हैं, एक में नीडल शेप क्रिस्टल्स हैं, एक में पॉजिटिवली बाय रेफ्रिजरेंट है, एक में नेगेटिवली बाय रेफ्रिजरेंट। एक के येलो है, गाउट के येलो है, और जो सूडो गाउट वाले हैं वो ब्लू है। जब आप उसके अंदर पोलराइज करते हो ना, पोलराइजर डालते हो, तो सूडो गाउट वाले ब्लू नजर आएंगे और गाउट वाले येलो नजर आएंगे पोलराइजर के अंदर, ठीक है। ये फर्क है इस तरह माइक्रोस्कोपी पे दोनों। ग्राम स्टेन कराओगे टू रूल आउट इन्फेक्शन, कल्चर टू रूल आउट इन्फेक्शन, सेल्स टू सी इन्फ्लेमेशन। 5000 से 50,000 के बीच में इसके सेल्स आ जाएंगे आपके, सही है। 50,000 ज्यादा सेप्टिक आर्टराइटिस में थे, 2000 से कम अगर देखोगे तो वो नॉन इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स डिजीज में आ जाते हैं। इन्फ्लेमेटरी वाले 5000 से ज्यादा होंगे, उसमें सेप्टिक वगैरह सारे आ जाते हैं। तो बस दिस इज हाउ यू बेसिकली डायग्नोज थिंग्स। स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है डायग्नोसिस में इतनी ज्यादा, ये 22nd एडिशन में ये बातें लिखी हुई है, 23rd एडिशन में भी इसको बिल्कुल इसका जिक्र नहीं किया हुआ।
बस उसमें एल्डरली और कुछ बातें लिखी है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आई थिंक यू डोंट नीड टू नो देम, तो डोंट वरी अबाउट देम, ठीक है, उसके बारे में भूल जाओ अभी। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? सबसे पहले आप उसके जॉइंट की एस्पिरेशन करोगे ताकि आप उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ दो। आमतौर पे क्या होता है कि पेशेंट के आपने जॉइंट्स के अंदर से सामान निकाला ना, तो थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाएगा, ही इज गोना बी ऑलराइट, उसके सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे और उसकी डिजीज रिमिट कर जाएगी। लेकिन अगर उसकी परसिस्टेंट डिजीज है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप उसको गाउट की तरह ट्रीट करोगे, उसमें आप एनसेड्स दोगे, उसको आप कॉल्चासिन दोगे, आप उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोगे, लेकिन परसिस्टेंट डिजीज के लिए, ठीक है। जॉइंट एस्पिरेशन के बाद आमतौर पे वो ठीक हो जाते हैं काफी पेशेंट सूडोगाउट के, जरूरी नहीं कि उनको वापस उनके मसले खराब हो, ठीक है। लेकिन आप यूजुअली एनसेड्स, कॉल्चासिन और इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन तब देते हो जब वो नहीं होती, और अगर वो उसके बुरे हालात हो जाते हैं पेशेंट के, उसका जॉइंट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप आर्थ्रोप्लास्टी भी कर सकते हो और ये सब कुछ भी कर सकते हो। इस ट्रीटमेंट में तुमने बाकी सारी चीजें भी लिखनी है, यू रिमेंबर एजुकेशन, काउंसलिंग, सारे रिमेंबर, ट्रीट योर अंडरलाइंग कॉस्ट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और वो जो सारे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं उनको भी कम करना है, वो ट्रीटमेंट में तुम लोगों ने लिखने हैं, वो 5 प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, रिमेंबर देम। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उस ट्रीटमेंट का पार्ट होंगे। बेसिकली यू हैव टू फॉलो ऑल योर प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ सूडोगाउट। अब जाएं आप एनटी पे और इस क्वेश्चन का आंसर करें, 757374। ये भी आपका पास्ट यूएचएस एग्जाम क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोगों ने आंसर किया है। 37 लोगों ने आंसर किया है इसका। आई थिंक वी शुड गो, 45 लोग हैं हमारे पास क्लास में, 37 ने आंसर किया है। तुक्के मार लो, कुछ नहीं होता, इट्स ऑलराइट। ठीक है, अब शेयर कर लेते हैं, 40 लोगों ने आंसर कर दिया। दिस इज योर आंसर। डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट जॉइंट एस्पिरेशन होगा। एक्सरे से तुम्हें क्या मिल जाएगा यार, ना करो एक्सरे में, इसमें तो कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस और पता नहीं क्या क्या और चीजें हजारों मिल जाएंगी तुम्हें एक्सरे में। ये पेशेंट है किस चीज का, पहले मुझे ये बताओ। डायबिटिक है, राइट नी स्वेलिंग है, क्या सीन है इसका? सूडोगाउट। सूडोगाउट पे हमने क्या डिस्कस किया था, डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? जॉइंट एस्पिरेशन होता है ना। एक्सरे नहीं करोगे, टीएचसी काउंट नहीं करोगे, यू आर गोइंग फॉर अ डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो चीज तुम्हारी डिजीज को कंफर्म कर दे, दैट इज बेसिकली जॉइंट एस्पिरेशन, और कुछ भी नहीं होगा उसके अलावा। गो फॉर जॉइंट एस्पिरेशन, डू नॉट go for TLC count, X-ray या serum. Serum uric acid is completely useless in pseudogout because pseudogout के अंदर पेशेंट के कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं, यूरिक एसिड से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता यूरिक एसिड से। Please do not confuse uric acid with pseudogout. Pseudogout is all related to calcium. It's all related to diabetes, hemochromatosis, hypomagnesemia, hypophosphatemia. It's also related to क्या कहते हैं, विल्सन्स डिजीज, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखें प्लीज आप। जॉइंट एस्पिरेशन इज द आंसर। यहाँ पे हमारी क्लास एंड होती है। आई थिंक वी ऑल नो, किसी के क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछे, आई एम हेयर। Gout can develop in diabetics. Gout can develop in diabetics. Diabetics is not really क्या कहते हैं risk factors, risk factor में इसमें रीनल फेलियर, लेड टॉक्सिसिटी, लैक्टिक एसिडोसिस, अल्कोहल वगैरह आते हैं,
लेकिन आई डोंट थिंक कि डायबिटीज का किसी ने लिखा है कि रिस्क फैक्टर है गाउट का। जो बुक्स है ना उसमें नहीं लिखा हुआ गाउट का रिस्क फैक्टर है डायबिटिक्स में। अच्छा, किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा था इंपॉर्टेंट, वो मदर्स वाला जो स्टेप अप वाली बात थी, वो जरा मुझसे वापस पूछे। मेरे ख्याल से माहीन ने पूछा था वो क्वेश्चन। माहीन आ जाओ वापस, क्वेश्चन फिर से लिखना, मुझे स्क्रॉल अप नहीं करना पड़ेगा। स्टेप अप में जॉइंट में गाउट में सेकंड पॉइंट एक्यूट गाउट, तुम्हारे पास कौन सा वाला है? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। वुमेन आर नॉट अफेक्टेड अंटिल आफ्टर मेनोपॉज, मैंने यही बात की थी ना। हाँ, अब बस उन्होंने मैकेनिज्म बता दिया है। ठीक है, पहले मैं कहा था, मैंने अपने लेक्चर में ये बोला था ना, क्या कहते हैं कि उसमें ये था, इसमें ये था, देखो इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि मेनोपॉज के बाद पेशेंट ज्यादा प्रेजेंट करेंगे गाउट के साथ अगर वुमेन प्रेजेंट करती हैं। तो इसमें भी वही बात लिखी है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो एस्ट्रोजन है ना वो प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन जब मेनोपॉज हो जाता है ना तो बेसिकली जो एस्ट्रोजन मीडिएटेड यूरेट सिक्रीशन है ना वो डिक्रीज कर जाती है। तो दैट इज अ वेरी गुड एडिशन फ्रॉम यू माहीन। जो हम डिस्कस कर रहे थे ना कि खवातीन में क्यों मेनोपॉज के बाद प्रेजेंट करता है गाउट, दैट इज बिकॉज के आफ्टर मेनोपॉज ये होता है कि जो एस्ट्रोजन मीडिएटेड यूरिनरी यूरेट एक्सक्रीशन है ना वो डिक्रीज कर जाएगी। अब हमें ये पता लगा है इस चीज से, माही ने जो हमें बताया है कि एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो यूरिनरी यूरेट की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। अब एस्ट्रोजन कम हो जाएगा मेनोपॉज के बाद तो एक्सक्रीशन भी कम हो जाएगी यूरेट की, फिर यूरेट के लेवल ज्यादा हाई हो जाएंगे और पेशेंट गाउट की तरफ जाना शुरू कर देगा। थैंक यू माहीन, आपने ये ऐड किया, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, दिस इज रिटन इन क्या कहते हैं स्टेप अप। सबको समझ आ गई है? इज एवरीवन ऑन बोर्ड? आज हमने जल्दी खत्म कर लिया क्लास क्योंकि हमारा छोटा टॉपिक था। आई एम गोइंग टू बी हियर टिल 40। किसके कोई सवाल है मुझसे पूछे, आई एम हियर टू आंसर देम। अमीन तुम्हें समझ आ गई है? आर यू क्लियर ऑन एवरीथिंग? चलो अमीन तो भागी क्या पहले। अच्छा, ईशा खालिद, जवेरिया वान, मिशाल दाऊद, नूर खालिद कुरत, रबिया, रमीशा, स्टे एट होम एक्स वाई जी, जारा सुहेल, तुम्हारे कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछो, फील फ्री टू आस्क मी। आई थिंक वी आर ऑल डूइंग वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। कल इंशाल्लाह ताला तुम लोग का खत्म हो जाएगा ये वाला चैप्टर, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव अ टेस्ट एज यूजुअल। अच्छा, आयशा मनान का भाई, जो अंडर सेक्रेटरीज हैं उनमें एलोप्रिनॉल भी देनी है या ना? है ना प्रोबेनेसिड से पहले? यार इसमें ये है कि ना, द पॉइंट इज दिस, यहाँ पे क्या जो स्टेप अप है ना उसमें लिखा हुआ है चॉइस है आपके पास, उसने स्टेप अप वालों ने लिखा हुआ है चॉइस है। स्टेप अप ने लिखा है कि आप पहले उसका यूरिनरी एक्सक्रीशन देखोगे और फिर उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपने यूरिकोसूरिक ड्रग देनी है या फिर अपने ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स देने हैं। ठीक है, अगर उसकी 800 से ज्यादा आती है, कम आती है, तो आप यूरिकोसूरिक ड्रग्स इस्तेमाल कर लो। अगर उसकी 800 से ज्यादा आती है तो फिर आप ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स स्टार्ट कर दो। ये स्टेप अप में लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेप अप की बातें हैं। डेविडसन का मसला ये है कि उसने कोई इतनी ज्यादा डिटेल में ये बात बताई नहीं है कि पहले क्या देना है क्या नहीं देना। ठीक है, तो बस ये बात है। डेविडसन ने बताया हुआ नहीं, बस स्टेप अप ने इस बात को बताया हुआ है। स्टेप अप के मुताबिक यू सी उसकी यूरिनरी सिक्रेशन और फिर डिसाइड करते हो। डेविडसन ने तो रैंडम सी बातें लिखी हुई सिर्फ। अगर किसी कोई कमेंट्स है, अगर किसी ने कोई मुझे इम्प्रूवमेंट बतानी है तो वो भी मुझे बता सकता है। मुझे कोई मसला नहीं होता क्रिटिसिज्म से, कभी भी जिंदगी में आज तक नहीं हुआ।
एक ही बात है, नैरोइंग ऑफ जॉइंट स्पेस, लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस, दोनों लिख सकते हो, दोनों आर एप्लीकेबल। सब कॉन्ड्रस सिस्ट और सब कॉन्ड्रस स्क्लेरोसिस वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और लेकिन तुम्हें नजर ही जॉइंट स्पेस, नैरोइंग और इस तरह की चीजें नजर आएंगी। जो ज्यादा पैथोगनोमिक होती है ना चीजें ऑस्टियो आर्थराइटिस में, वो सब कॉन्ड्रस सिस्ट और स्क्लेरोसिस होता है ज्यादातर। ठीक है सारा, मगर जायरा, ठीक है, द थिंग इज के यू कैन राइट दिस एज वेल। ग्रुप में सेंड कर दो। यार मेरे पास एक्चुअली ना, मेरे पास हाँ मेरे पास है मेरे ख्याल से, उसके अंदर मेरे लैपटॉप में है, मगर वो इतना हैवी है कि मैं वो ग्रुप में भेज नहीं सकता माहीन। बहुत ज्यादा हैवी है वो फाइल, पता नहीं कितने एमबी की है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं उससे ग्रुप में डाल, वो उसमें डाल देता हूँ, रूमेटोलॉजी वाला जो हमारा लिंक है ना गूगल ड्राइव का, उसमें डाल देता हूँ। जो जो बुक्स है सब डाल देता हूँ, जो जो मेरे पास है। ठीक है। आई एम हियर टिल 40, देन आई एम गोइंग टू गो। किसी ने कोई इम्प्रूवमेंट या कुछ भी ऐड करना, यू आर फ्री टू ऐड एनीथिंग यू वांट। किसी की कोई सजेशन हो, कुछ हो, वट एवर इट इज। कैन वी हैव ऑफ ऑन संडे? ज़्यादा देखो, तुम्हारा हमेशा ऑफ होता है आफ्टर यू कंप्लीट अ चैप्टर। जैसे कि तुम यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर ना कल, इंशाल्लाह ताला, तो यू आर गोइंग टू हैव अ ट्यूसडे ऑफ। आई यूजुअली गिव अ ब्रेक राइट आफ्टर फिनिशिंग अ चैप्टर, ताकि सबको कैचअप करने का टाइम मिल जाए, और सब अपनी कोई उनकी कोई और मसले हैं तो वो भी कर लें पूरे। ठीक है, तो कैचअप टाइम में देता हूँ आफ्टर फिनिशिंग अ होल लेक्चर ऑफ अ होल टॉपिक। तो ये होपफुली कल खत्म हो जाएगा, फिर ट्यूसडे ऑफ मिल जाएगा तुम लोगों को। रबिया मनसब पूछे कि नेक्स्ट यूनिट कौन सा स्टार्ट करना है। यार मैं सोच रहा था, बिकॉज तुम लोग का M2 बिल्कुल ही हमने छिड़ा नहीं है, और नेफ्रोलॉजी से दो SCQs आने हैं, और अराउंड 10 MCQs आने हैं। तो मैं सोचा था नेफ्रोलॉजी स्टार्ट कर दूं। CVS में कर सकता था, लेकिन द थिंग इज कि मैं CVS को डिवाइड करूंगा। CVS आधा कराऊंगा, फिर मैं डर्माटोलॉजी या साइकेट्री कराऊंगा, और फिर मैं बाकी CVS कराऊंगा, क्योंकि CVS बहुत लेंथी और बड़ा है। लेकिन मैं सोचा था कि तुम्हारा M2 तो बिल्कुल मैंने छोड़ा हुआ है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसमें 2 दिन की तैयारी का टाइम होता है। तो मैं सोचा था कि नेफ्रोलॉजी, मैंने अपने क्लास फेलो से डिस्कस किया था कि क्या कराना चाहिए ना, तो फिर मैंने सोचा कि नेफ्रोलॉजी स्टार्ट करा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है अभी, और हम आखिरी हफ्ते में भी कर सकते हैं CVS ऑफ दिस मंथ। तो मैंने ये सोचा था कि मैं नेफ्रोलॉजी करा देता हूँ, क्योंकि उसमें से 2 SCQ आने हैं तुम्हारे M2 में, और अराउंड 10 MCQs आने हैं। टेस्ट ट्यूसडे को होगा, टेस्ट प्रोबेबली कल ही होगा, मंडे को रात को। मैं डिटेल्स दे दूंगा, टेस्ट बनाना भी तुम लोग का मैंने भी। 40 हो गए, आई थिंक आई हैव टू गो। आई होप यू ऑल हैड अ गुड डे। डू योर चैरिटी, तुम सब पे वो जरूरी है चैरिटी करना, मेक श्योर दैट यू डू इट। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज।